कभी सोचा है कि भारत की सरकार जो इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स देश को चलाती है, आखिर काम कैसे करती है? ये ना एक बहुत बड़ी मशीन की तरह है। तो चलिए आज इसके सबसे जरूरी पुर्जों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, देश का सबसे पावरफुल लीडर कौन है और ये पावर उन्हें मिलती कहां से है? आज की हमारी ये पूरी पड़ताल बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के बारे में है। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं, यानी सरकार बनती कैसे है। तो देखिए, सब कुछ शुरू होता है लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार से, यानी इलेक्शन। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए मैदान में उतरती हैं और देश के नागरिक अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देते हैं। अब इस चुनावी खेल में ना एक जादुई शब्द है, बहुमत। मान लीजिए लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, तो बहुमत का मतलब हुआ 272 या उससे ज्यादा सीटें जीतना। बस जिसके पास ये मैजिक नंबर आ गया, समझ लीजिए सरकार बनाने की चाबी उसी के हाथ में होती है। एक बार मेजॉरिटी मिल गई तो प्रधानमंत्री बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। सबसे पहले जो पार्टी जीती है वो अपने सबसे काबिल नेता को चुनती है और फिर भारत के राष्ट्रपति औपचारिक तौर पर उस नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। चुनाव के बाद ना संसद का नजारा दो टीमों में बढ़ जाता है। एक तरफ होती है रूलिंग पार्टी यानी सत्ताधारी दल, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन यानी विपक्ष। जो पार्टी जीतती है वो सरकार बनाकर देश चलाती है और बाकी सभी दल मिलकर एक मजबूत विपक्ष बनाते हैं, जिनका सबसे जरूरी काम होता है सरकार के हर एक्शन पर पैनी नजर रखना। ठीक है, तो सरकार बन गई। अब ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी टीम कैसे चुनते हैं और ये टीम काम कैसे करती है। और पता है मजेदार बात क्या है? प्रधानमंत्री अपनी टीम यानी अपने मिनिस्टर्स को लगभग वैसे ही चुनते हैं जैसे एक क्रिकेट कैप्टन अपनी प्लेइंग 11 चुनता है। वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाना चाहिए और इस तरह अपनी कैबिनेट तैयार कर लेते हैं। लेकिन हाँ, मंत्री बनने के कुछ नियम भी हैं। हर मंत्री को संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना ही पड़ता है, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का। और अगर कोई सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर आना होता है। वैसे प्रधानमंत्री के पास पूरी आज़ादी होती है कि वो जब चाहें अपनी टीम में फेरबदल कर सकते हैं। तो ये टीम तो तैयार हो गई, पर इसका काम क्या है? मतलब सरकार असल में करती क्या है? सरकार का सबसे बड़ा और सबसे सीधा काम है संसद में जो भी कानून और नीतियां बनती हैं उन्हें पूरे देश में जमीनी स्तर पर लागू करना। इसे ना एक बहुत बड़ी मशीन की तरह समझिए, जिसके कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ये डिपार्टमेंट्स ही मंत्रालय हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री। इन्हीं मंत्रालयों में बैठे हजारों अधिकारी सरकार की योजनाओं को असलियत में बदलते हैं। और हाँ, एक और बहुत बड़ा काम है देश की तिजोरी संभालना। सरकार ही यह तय करती है कि देश का पैसा कहाँ खर्च होगा और कहाँ से आएगा, और इस पूरे हिसाब किताब की जिम्मेदारी होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की। इतनी सारी पावर, तो जाहिर है इस पर कोई लगाम भी जरूरी होगी। अब कहानी में असली रोमांच आता है। देखते हैं कि संसद इस ताकतवर सरकार को कंट्रोल कैसे करती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी पावर के साथ आखिर कौन ये पक्का करता है कि सरकार अपनी सीमाओं में रहे और हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह हो? और इसका जवाब है संसद का ब्रह्मास्त्र, अविश्वास प्रस्ताव। जी हां, ये लोकसभा का सबसे शक्तिशाली हथियार है। अगर सदन के ज्यादातर सदस्य इसके फेवर में वोट कर दें तो सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ती है। याद है 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। सोचिए कितना पावरफुल है ये। और इसका असर फौरन होता है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने का सीधा मतलब है प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट को एक साथ इस्तीफा देना होगा। ये लोकतंत्र का अल्टीमेट चेक एंड बैलेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव ही एक तरीका है। संसद रोजमर्रा के काम में भी सरकार पर लगाम कसती है। सांसद मिनिस्टर से तीखे सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें जवाब देना ही पड़ता है। वो किसी भी मुद्दे पर सरकार से जानकारी मांग सकते हैं या बजट में बदलाव के सुझाव भी दे सकते हैं। अब देखिए, ये तो हुई केंद्र की बात, पर एक मजेदार बात बताऊं। जो पूरा सिस्टम हमने केंद्र में समझा है ना, ठीक वैसी ही एक पैरेलल व्यवस्था हमारे राज्यों में भी काम करती है। यहां देखिए, ये सिस्टम कितना मिलता जुलता है। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट है, वैसे ही स्टेट में गवर्नर। सेंटर में प्राइम मिनिस्टर तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर। और जैसे केंद्र सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदेही है, वैसे ही राज्य सरकार विधानसभा के प्रति।
और हाँ, बिल्कुल केंद्र की ही तरह राज्य में भी मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है। यानी जवाबदेही का यह सिद्धांत हर लेवल पर लागू होता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। जरा सोचिए, अगर सरकार पर संसद का ये कंट्रोल न हो तो हमारा लोकतंत्र कैसा दिखेगा? ये सवाल ही इस पूरे सिस्टम की अहमियत बता देता है।